हिंदी साहित्य के अमूल्य संकलन से आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी वापसी। तो शुरू करें कहानी वापसी। उसने लंबे अंतराल के बाद हल्के बादामी रंग की बड़े बड़े पीले फूलों वाली साड़ी पहनी और कानों में झूमर। श्रृंगार के बाद एक बार पीछे मुड़कर आईने में अपने सादे जूड़े में लगे फूलों के गुच्छे को निहारा और सीधी डाइनिंग रूम में आ गई। कॉफ़ी फेंटते हुए शुचि मुस्कुराई। ओह, कितने दिनों बाद तुम्हें रंगीन कपड़ों में देखा ऋचा दी। मैंने सफ़ेद कपड़ों से परे कभी तुम्हारा कल्पित स्वरूप भी नहीं सोचा था। दुख हुआ तुम्हें? बल्कि तसल्ली हुई। मेरी ऋचा दी भी लौट सकती हैं सुंदरतम में, अगर चाहें तो। शुचि ने प्याला बढ़ा दिया। शुचि काफ़ी गंभीर हो गई है। इन बीच के दिनों में कुछ ज़्यादा ही। लगता है जैसे अप्रत्याशित खुशियाँ बूंद बूंद उस अमोघ आग में भस्म हो रही हैं जिसका होना शुचि ने बहुत पहले जान लिया था, लेकिन जानते हुए भी नकारने की कोशिश। और शुचि उस कोशिश में पीछे रह गई है। बीती उम्र उसके चेहरे पर घनीभूत परछाइयों में उभर आई है। लेकिन ऋचा तो बड़ी थी, कहीं ज़्यादा टूटी हुई। अपने इस टूटे बिखरे सत्व को संभालते हुए ही उसने शुचि के हॉस्टल से आए पत्र के प्रति उत्तर में उसे विवाह की रजामंदी दी थी, और ऐसा लिखते हुए उसके हाथ कांपे थे और दृष्टि वहाँ जाकर रुकी थी जहाँ खोखली पसलियों का पिंजर संभाले बरसों से करहाती माँ लेटी थी। और तब वो होठों ही होठों में बुदबुदाई थी, माँ, उसे आशीर्वाद दो माँ। माँ के जाने के बाद सब कुछ थम गया शुचि। तुम जरूर थमी, लेकिन मैं गीत को थामने की मूर्खता भरी अभिलाषा कर बैठी। बहुत पछतावा है तुम्हें। खुद किया है ऋचा दी, किससे कहें, किसके सामने रोएं। अब अपने ही छलावे में कट रहे हैं, सिसक रहे हैं। ऋचा से नहीं रहा गया, उठकर टहलने लगी। शायद नल आने का वक्त हो गया था। बूंद बूंद पानी पत्थर की चिप पर टपक रहा था और सूं की आवाज़ कानों में गहरे बैठ रही थी। चिप जड़े आंगन में किनारे किनारे चिप उखाड़कर शुचि ने गुलाबी गुलाब लगाए थे, हर किस्म के, छोटे बड़े रंग बिरंगे। अब वे गुलाब डालियां फोड़ चुके थे और डालियों में कलियां आ गई थीं। कलियां जो खिलेंगी तो, लेकिन कब ये ऋचा नहीं जानती। गंध महसूस जरूर होती है और तब पैनी चुभन से मन का दर्द खलबला उठता है। कब तक टालोगी ऋचा? मुझे भी तो पैर जमाने को जगह बनाना है, वेद ने कहा था। और ऋचा की नस नस में कुछ घुल रहा था, कुछ अदृश्य सा या दृश्यमान ही कि माँ हैं बीमारी से घिरी, जो अपनी असहाय बाहें ऋचा की ओर बढ़ाती हैं और वो बंद बंद जाती है। वो भी शुचि जैसी निकलती तो। पढ़ाई, हॉस्टल, प्रेम और फिर विवाह। एक इति शुचि की, एक विराम ऋचा देखती है पर कहती नहीं। कहने से आज तक कुछ रुका है? शुचि ने अपना एकाकीपन सहारे से दूर कर लिया, और ऋचा 400 का वेतन, छात्राओं से घिरा थका हारा दिमाग और फिर दुगने अस्तित्व का बोध भी तो। मैं क्या करूं वेद? यहाँ से वहाँ तक मेरे आगे पीछे केवल खाइयाँ हैं। मुझसे उनकी दूरी नहीं नापी जाती वेद, और फिर हमारे बीच तीसरे का आगमन भी। वेद ने अधूरे शब्दों के बीच उसकी डबडबाई आंखों को मूंद जाने दिया, लेकिन उसके अश्रुपूरित खुशी भरे बोल क्या ऋचा से छिप सके? सच ऋचा, क्या मैं इतना भाग्यवान हूँ? लेकिन अब क्या होगा वेद? इतना घबराती हो पगली? अभी तो शुरुआत है। इससे भी बड़े, इससे भी संघर्षमय क्षण आएंगे, तब क्या पीछे लौट जाओगी? पीछे लौटना जितना असंभव है, उतना ही कष्टप्रद सामना करना भी, जबकि आगे पीछे बाहें फैलाने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। ऋचा वेद के खुशी और वेदना के मिले जुले अश्रु देखती है और खुद आंखें मूंद लेती है। नहीं, इन अश्रुओं का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं है। गुलाब के पौधे पहले सुरमई और फिर गहरे अंधेरे में डूब गए। घर के ठहर गए शोर से ऋचा ने जाना कि शुचि सब कामों से निपट चुकी है और अब लंबी चौड़ी रात उसके सामने है। रात जिसने ऋचा को कभी कुछ नहीं दिया सिवा उस उदासी के जिसके हर दंश को झेल चुकी है, और वे दंश उसे पीड़ा नहीं देते। आओ यहाँ बैठेंगे। निखिल तो आएंगे घंटे डेढ़ घंटे बाद आराम से। तुम नहीं होती तो मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती, शुचि ने कहा।
ऋचा काउच पर गाँव तकिए के सहारे बैठ गई। कमरे की नीली रोशनी में उसकी साड़ी के पीले फूल रंग बदल रहे थे। हल्की हल्की हवा ने जैसे फूलों को भी गति दे दी हो। वे हिलते से लग रहे थे और किन्हीं मायनों में ताजे खिले भी। तुम्हें याद है ऋचा दी, पढ़ते पढ़ते तुम ऊँघने लगती थी और मैं बिल्ली की आवाज़ में तुम्हें चौंका देती थी। तुम बिल्ली से कितना डरती थी। शुचि की मुस्कुराहट से झांकती खिली मुक्तावली को देख ऋचा भी हंसी, बहुत दिनों बाद खुलकर, एक आत्मीय हंसी। हाँ, मैं कॉलेज से लौटती थी और मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर तुम दबे पांव उठकर दरवाज़ा खोलती थी और मेरे अंदर घुसते ही तुम दरवाजे के पीछे से मुझे डरा देती थी। शुचि कहीं खो गई, शायद अतीत में, और ऋचा का मन बूंद बूंद रिश्ती निराशा, थकन और उदासी की नमी से भीग उठा। क्या तुम्हें जंगली करौंदे याद आते हैं? पक जाने पर हम उनके रंग से महावर लगाते थे और नदी के उथले पारदर्शी पानी में महावर लगे पैर डुबोए बैठे रहते थे। एक बार तुम्हारे तलवे में मछली ने काटा था और तुम कितना घबराई थी, लेकिन मैंने तब के बाद से मछली नहीं छुई। पिछली बार गर्मियों में हमने इतनी लंबी मछली का, ऋचा ने हाथ फैलाकर नाप बताया, शिकार किया था, लेकिन मैंने नहीं खाई। शुचि ने बड़ा बल्ब बुझाकर दूधिया रोशनी का टेबल लैंप जला दिया। नीली रोशनी के बुझते ही ऋचा की साड़ी के फूल भी पीले हो उठे। मैंने नहीं सोचा था कि 5-6 वर्षों में हम इतने अकेले हो जाएंगे। पापा की याद नहीं, लेकिन माँ, लगता है अभी उनकी कराहती पुकार सुनाई देगी। ऋचा की सूखी आंखों में नमी तैर आई। उसने गीली पलकें रुमाल से सोख लीं और एकदम से मुस्कुराती हुई शुचि को देखने लगी। शुचि, पहले इस कमरे में कैरम बोर्ड टंगा रहता था ना, और उस कोने में निखिल के हाथ का बना एक बड़ा सा तैलचित्र, शायद तुम्हारा पोर्ट्रेट था। हाँ, कैरम बोर्ड अब सोने के कमरे में रख दिया है, और वो पोर्ट्रेट। शुचि ने वाक्य के बीच ही गहरी सांस भरी, मानो अभी सांसों में घुले बीते दिन साकार होकर आंखों के पर्दे में झूलने लगेंगे। निखिल कुछ स्ट्रोक्स दे रहे थे उस चित्र में, तभी मैंने घूमने का आग्रह किया था और उनके टालने पर मैंने उनके हाथ से यूं ही हंसी हंसी में ब्रश खींचना चाहा था, और तब उन्होंने पोर्ट्रेट फाड़ डाला था। एक अनुभूति, आग्रह के झटके से विस्फोटित निखिल की झल्लाहट और आग्रह, वो तो दुलार भरा था ना। अनुभूत में डूबी ऋचा ने शुचि की ओर सहानुभूतिपूर्वक नजर डाली, लेकिन शुचि अपना वाक्य खत्म कर वो रुकी नहीं, उठकर बाहर निकल गई, और जब लौटी तो निखिल साथ थे। ओ ऋचा दी, माफ़ करिए, हफ्ते भर में एक इतवार ही तो मिलता है। मित्रों ने रोक लिया और मैं आ ना सका। आप बोर तो नहीं हुई? कहाँ, नहीं तो। हम बातें दोहराते रहे और हंसते रहे। ये भी तो एक तरह का एंटरटेनमेंट ही है कि कुछ दोहराया जाए। ऋचा हल्के से मुस्कुराई। अगर जिंदगी दोहराने में बीते तो कुछ क्षण सचमुच ठहर जाएं, कुछ अविस्मरणीय क्षण, जिन्हें जितना भूलना कठिन है उतना ही याद रखना भी। शुचि ने खाना परोसा और अचानक ही बिजली चली गई। कुर्सी में बैठते हम तीनों रुक से गए। शुचि ने ड्रॉर में से मोमबत्ती निकाली और मोम टपकाते हुए टेबल के बीचों बीच चिपका दी। तीनों की ठोड़ी और गालों की शुरुआत हल्के उजाले से दीप्त हो उठी। मुझे जलती हुई मोमबत्ती के फैले आलोक में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तब तो बिजली का जाना भला ही लगा। निखिल बोले तो दोनों मुस्कुरा दी। ऋचा ने प्याली से घूंट घूंट सूप पीना शुरू किया। घूंट घूंट सूप कि घूंट घूंट दवाई? वेद की अनभिज्ञता में ही उसने दोनों के बीच तीसरे के आगमन को रोकना चाहा था। गरम दवाइयाँ, कहीं से कुछ भी सुराग मिलता और ऋचा आजमाती, लेकिन कुछ ना हुआ। ऋचा जैसे 3 रास्तों के मिलते तिगड्डे पर खड़ी थी। एक रास्ता वेद की ओर जाता था, एक माँ की ओर, और एक वेद को अपना लेगी तो माँ को अपनाएगी तो इस उम्र में क्या माँ ये भी देखेंगी? ठीक है ऋचा, तुम नहीं चाहती, लेकिन मेरा प्राप्य दो, मुझे दोगी ना? कहते कहते वेद ने आंखें मूंद ली थीं और फिर माँ नहीं रही, और उसके 2 माह बाद वो प्राप्य, वेद का प्राप्य, ओह मेरा सौभाग्य, तुमने दिया ऋचा। और मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाया, कहीं मेरे बढ़ते हाथ अपनी अधूरी अवस्था में न लौट आएं। लेकिन नहीं ऋचा, तुम्हारा देह और मेरा प्राप्य, जहाँ इनकी संधि होती है वहाँ निर्माण हुआ है। याद है तुम्हें? उन एकाकार क्षणों में तुमने अपनी नन्ही बाहों से आसमान का व्यास नापना चाहा था, और ऐसा करते हुए तुम थक गई थी। लेकिन तुम्हारा स्वप्न, मेरी आस्था तो अब भी जीवित है ऋचा, निकी के रूप में।
ऋचा कुछ नहीं भूलती। स्मृति उसकी पैदाइशी भूख है। जैसे साफ स्वच्छ पानी में किसी रंग की मिलावट नहीं होती, वैसे ही स्वच्छ स्मृतियाँ भी। सब कुछ भुलाया जा सकता है, लेकिन स्मृतियाँ, वे तो आकृतियाँ पा चुकी हैं। साधारण आकृतियाँ नहीं, खुरच कर पैदा की गई आकृतियाँ, और उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। अपनी निस्सीम उदासी के गहनतम अनुभूत युक्त क्षणों में ऋचा इन आकृतियों के पास चली जाती है, और तब ये आकृतियाँ बोलती हैं। ऋचा कहीं गहरे डूब जाती है। आकृतियाँ हंसती हैं। ऋचा डूबते डूबते उभर आती है। लगता है अभी माँ पूर्ण स्वस्थ चेहरा लिए उसके पास आएंगी और उसे, वेद को और निक्की को आशीर्वाद देंगी। कहाँ खो गई ऋचा दी? अकेले सूप से कहीं पेट भरा है? निखिल की आवाज़ से चौंक कर उसने देखा। टेबल पर मोमबत्ती चिपकी है, लेकिन बुझी हुई, और कमरा बिजली के प्रकाश से आलोकित है। सूप का प्याला उसने टेबल पर रख दिया और प्लेट में जरा सी सब्जी और एक रोटी लेकर खाने लगी। एक्सक्यूज़ मी, हम तो चले। हम अपना बंदोबस्त जब तक करेंगे तब तक आप दोनों खा ही लेंगे। निखिल चले गए और ऋचा ने शुचि के प्लेट पर झुके चेहरे की ठहर गई अनुभूतियों को भीतर तक पढ़ डाला। उसे लगा दोनों के बीच कुछ है जिसे दोनों एक दूसरे से छिपा रही हैं, और दोनों ही उससे पूर्ण परिचित हैं। 3 साल बाद ऋचा आई है तो कुछ तो नया होगा जो बताया जा सके। लेकिन शुचि, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया। हम तो कॉलेज से थक कर लौटते हैं और एक कप कॉफ़ी बनाना ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा भूख लगने पर डब्बे में सूखी सब्जियों के टुकड़े ढूंढने लगते हैं। सारे स्वाद तो माँ के साथ ही खत्म हो गए। शुचि ने झुका चेहरा उठाकर ऋचा की ओर देखा, और तभी हवा के बोझिल झोंकों में शराब की तीखी गंध घुल घुल कर कमरे में आने लगी। ऋचा ने रुमाल नाक से लगाया तो शुचि हंस पड़ी, वेदना से भरी, व्यंग के हल्के पुटों वाली हंसी। मुझे बात नहीं आती ऋचा दी, मेरी सूंघने की शक्ति लगता है संज्ञा शून्य हो गई है। शुचि की वो पहले वाली हंसी फिर गायब हो गई। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, ऋचा पढ़ना चाहे तो उन घेरों में शुचि का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन ये घेरे, ऋचा घबराती है इनसे। यही घेरे माँ के सफ़ेद कुम्हलाए चेहरे पर ऋचा ने पढ़े थे, और तब वेद की ओर बढ़ते उसके कदम रुक गए थे और वो बेतहाशा पीछे लौट पड़ी थी। और अब यही घेरे शुचि के चेहरे पर? नहीं, अब किसी वेद जैसे अमूल्यत्व को वो नहीं छोड़ सकती। अब ये घेरे, ये अनुभूतियाँ ऋचा छू सकती है, देख सकती है, लेकिन महसूस करना और महसूस करते हुए भोगना, ऋचा का विश्वास टूट टूट जाता है। उसे लगता है वो स्वयं और शुचि और निखिल अपने अतीत की स्मृतियों में आकंठ डूबे हुए हैं, और इन स्मृतियों की आकृतियाँ, जिनकी हंसती, खिलखिलाती, रोती, रिरियाती आवाज़ उनके आसपास डोल रही हैं, और वे कानों पर हाथ रखे आवाज़ से भाग रहे हैं, और उनके भागते कदमों के निशानों की एक छोटी सी पगडंडी पथरीली चट्टानों पर खिंच गई है। पगडंडी खिंच सकती है अगर ये ना देखा जाए कि कदमों के नीचे कंकड़ पत्थर हैं या जंगली घास। चलो हम ऊपर टेरेस पर घूमेंगे। क्या तुम्हें उमस नहीं लग रही है? कहते हुए शुचि ने टेबल पर के बर्तन बेसिन के नीचे टब में रख दिए और ऋचा का हाथ पकड़कर ऊपर टेरेस में आ गई। नीचे निखिल के जूतों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लगता था जैसे नशे में डूबे हुए निखिल अपने कदमों को ज़बरदस्ती फर्श पर घसीट रहे हैं। 1-2 बार उन्होंने शुचि को पुकारा, लेकिन शुचि अपनी जगह से हिली तक नहीं। थोड़ी देर बाद नीचे से अलमारी खोलने की आवाज़ आई, और उसके साथ ही लगा जैसे कोई भारी चीज़ अलमारी में से निकाल कर पलंग पर पटकी गई हो। अब सब कुछ शांत हो जाएगा। क्या शुचि, क्या ये पागलपन निखिल रोज करते हैं? उत्तर में शुचि खामोश रही। टेरेस पर काफ़ी खुली और अच्छी हवा थी। यहाँ से दूर तक फैले खेत और खेतों के किनारे अजगर की तरह लेटी ट्रेन की पाँत साफ दिखाई दे रही थी। खेत सूने थे और उनमें फसल काटने के बाद बची हुई भूरे रंग की मोटी मोटी पौधों की खूंटियाँ जो की त्यों थीं। सचमुच नीचे अब सब कुछ शांत हो गया था। शुचि ने गहरी सांस लेकर ऋचा की ओर देखा और नाखून को रेतते हुए बोली, ऋचा दी, सुना है तुम्हारे वेद अल्मोड़ा में सिविल सर्जन हो गए हैं। एक उचटती सी नज़र शुचि पर डालकर ऋचा खामोश बैठी रही। उनके एक 5-6 बरस की लड़की भी है। यहाँ काफ़ी अफवाहें उनके विषय में सुनी थी। एक बार तो यहाँ तक सुना था कि उनकी लड़की की माँ उनकी ब्याहता बीवी नहीं थी। बाद में शायद वेद ने उसे छोड़ दिया। ऋचा सुनती रही।
शुचि ये सब ऋचा से क्यों कह रही है? क्या उसे बताना चाहती है या वेद ऋचा की सहेली का भाई है इसलिए? सोचते हुए ऋचा कसमसा उठी। जी तो चाहा कि कह दे, हाँ, वेद के विषय में अफवाहें तो उड़ेंगी ही, क्योंकि उसने साधारण लोगों की तरह विवाह न कर केवल अपना फर्ज निभाया है। और वेद ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि वो खुद ही अपने लिए छटपटाती रही, क्योंकि उसके पीछे सहारे के लिए बड़े माँ के 2 हाथ थे, जिनके कठोर बंधन को वो उनके जाने के बाद आज तक नहीं तोड़ पा रही है। क्या फ़ायदा हुआ ऋचा दी, तुमने अपना जीवन माँ के लिए होम किया और वे भी तुम्हें छोड़कर चली गईं। सब चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता शुचि, और किसी के रहने ना रहने से कुछ काम भी नहीं रुकते, वो तो होते ही हैं। सबका एक वक्त है और अब वक्त निकल चुका। शुचि की पूरी बात सुनते सुनते ही ऋचा ने गर्दन घुमाकर पांतों पर भागती हुई ट्रेन और धुआं उगलता इंजन देखा। हाँ, सचमुच कुछ रुकता नहीं, सबका एक वक्त होता है। तो क्या वक्त निकल गया? शुचि की तरह वो भी वक्त का उपयोग कर लेती तो वो भी किसी अनजान सूने टेरेस पर बैठी हुई भागती ट्रेन का शोर और नशे में डूबा पागलपन महसूस करती। वक्त को रोकने से ही क्या शुचि संपूर्ण हो गई? निखिल ने फिर शुचि को पुकारा। अब की बार शुचि उठ गई। तुम तो बैठोगी शायद? उसने प्रति उत्तर में हामी भरी। ट्रेन जा चुकी थी और वातावरण में चुभता सूनापन भर चुका था। टेरेस से नीचे उतरती शुचि की गुलाबी साड़ी से ढकी देह उसे तब तक दिखती रही जब तक शुचि ने अंतिम सीढ़ी भी पार नहीं कर ली। उसके ओझल होते ही उसकी देह की कांपती परछाई भी गायब हो गई। अचानक ऋचा को लगा वह व्यर्थ ही यहाँ आ गई। इससे तो वो अल्मोड़ा चली जाती, वहाँ छुट्टियाँ आराम से बिताई जा सकती थीं। कम से कम वहाँ उसकी नन्ही निक्की तो है, अल्मोड़ा का सौम्य आह्लादकारी वातावरण तो है, और वेद भी तो। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी वापसी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।